पेंटिंग करने वाली बहू। शीतल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाती है और साथ साथ पेंटिंग की क्लासेस भी ज्वाइन कर लेती है। मोहित भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। शीतल का मन पढ़ाई से ज्यादा पेंटिंग में लगता है, इसीलिए वो दिन भर पेंटिंग्स ही करती रहती है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग अपने दोस्तों को गिफ्ट किया करती है। एक रोज मोहित के पास अपने बेस्ट फ्रेंड को उसके बर्थडे पर देने के लिए गिफ्ट के पैसे नहीं थे। तब वो सोचता है, क्यों ना शीतल से बात करूं, वो तो ऐसे भी पेंटिंग बनाती रहती है अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो उसी से रोहित की पिक्चर बनवा लेता हूँ। बिना पैसे के काम भी हो जाएगा और रोहित को अच्छा भी लगेगा। मोहित शीतल के पास जाता है और उससे पेंटिंग बनाने को कहता है। क्यों नहीं, पेंटिंग्स बनाना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे दोस्त की पेंटिंग जरूर बनाऊंगी। शीतल रोहित की पेंटिंग बहुत मेहनत से बनाती है और मोहित को दे देती है। थैंक यू शीतल, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक अनजाने लड़के की तुमने मदद की। कैन वी बी फ्रेंड्स नाउ? व्हाई नॉट? शीतल और मोहित में दोस्ती हो जाती है। मोहित रोहित के बर्थडे पर उसे पेंटिंग गिफ्ट करता है और रोहित को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। दोस्त, ये मेरे बर्थडे का आज तक का सबसे लजीज तोहफा है। आई लाइक इट मोस्ट। थैंक यू यार। इधर शीतल और मोहित की दोस्ती गहरी होती जाती है। दोनों रोज मिलने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। एक दिन शीतल का मुंह लटका हुआ रहता है तो मोहित पूछता है, क्या हुआ शीतल, आज इतनी उदास क्यों हो? मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊं यार, वो मुझे ना नोएडा जाना है। इंडिया के बाहर से कुछ लोग पेंटिंग का सेमिनार करवाने आए हुए हैं और कुछ अलग सिखाने भी। मुझे उनकी क्लास अटेंड करनी है, लेकिन कैसे जाऊंगी? एक वीक तक रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई तो लेट हो जाऊंगी। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतनी सी बात है, मैं किस लिए हूं? मैं तुम्हें रोज अपनी बाइक से छोड़ आऊंगा। अब तो हंस दो। थैंक यू। मोहित रोज शीतल को नोएडा क्लास अटेंड करने के लिए लेकर जाता है और जब तक उसकी क्लास चलती है वो बाहर ही वेट करता रहता है। क्लास ओवर होने के बाद वो उसे उसके घर छोड़ाता है। इसी तरह दोनों फाइनल ईयर में आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों को ये एहसास होने लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शीतल, आई लव यू। तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू टू मोहित। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और देखते देखते उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। मोहित को एक अच्छी जॉब मिल जाती है और वो शीतल को शादी के लिए प्रपोज करता है। शीतल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं पेंटिंग नहीं छोड़ सकती मोहित। मैं अपना काम चालू रखूंगी और पेंटिंग बनाकर सेल भी करती रहूंगी। अगर तुम पेंटिंग करती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? घर कौन संभालेगा? देखो, घर के काम तो मुझे ज्यादा आते नहीं, लेकिन जितना आता है मैं कर लूंगी। कॉलेज के साथ भी तो पेंटिंग किया करती थी, लेकिन मैं अपना पैशन नहीं छोड़ूंगी। हम मेड भी तो रख सकते हैं ना? अच्छा, मेड तो वो घर के काम करेगी और मेरा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा जी, अब तक कौन रख रहा था तुम्हारा ख्याल? तुम ही तो। दोनों की शादी हो जाती है और शीतल मोहित से शादी कर धनबाद आ जाती है। कमला शीतल से कहती है, बहू, थोड़ा घर पर भी ध्यान रखा करो। पूरे घर पर कार्डबोर्ड पड़े रहते हैं। कोई घर पर आ जाए तो कितना खराब लगता है। हर जगह कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड, और तेरे हाथों में तो जब देखो तब रंग लगा होता है और इसी हाथ से तुम खाना भी बना देती हो। अरे कम से कम हमारी सेहत का तो सोचा होता। जब तुम इस तरह करोगी तो आगे क्या होगा? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे। मम्मी जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। बेटा, मैं तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। शीतल जब देखो पेंटिंग बनाती रहती है। घर पर ही छोटा सा दुकान खोल लेती है और ऑर्डर्स लेना चालू कर देती है। जगह जगह स्टॉल्स भी लगाती है और धीरे धीरे धनबाद में शीतल की पहचान बन जाती है। लोग उसे जानने लगते हैं। शीतल अब मोहित को भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। एक रोज मोहित शीतल से कहता है, शीतल चलो ना, आज मूवी चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम दोनों साथ कहीं नहीं गए। नहीं यार, अभी मुझे एक ऑर्डर कंप्लीट करना है रात तक। क्या यार, जब देखो पेंटिंग पेंटिंग, जिंदगी ही खराब हो गई है मेरी। मुझे लगा था कि शादी के बाद तुम पेंटिंग करना थोड़ा कम कर दोगी, लेकिन तुम्हारा पैशन तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं मैं? शीतल रोने लगती है और वहां से चली जाती है। एक बार धनबाद में बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगता है और शीतल का एक कस्टमर उससे कहता है,
दीदी, आप उस एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग क्यों नहीं भेजती हैं? आपकी पेंटिंग्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। देखती हूँ, मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शीतल के दिमाग में कस्टमर की बातें घूमने लगती है और वो सोचती है, कल अपनी पेंटिंग वहां भिजवाई देती हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। शीतल अपनी फ्रेंड के जरिए अपनी बेस्ट पेंटिंग एग्जीबिशन में भिजवा देती है। पता नहीं पेंटिंग किसी को पसंद आएगी या नहीं, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा सबका। इन्हीं सभी बातों में शीतल खोई रहती है और गलती से कार्डबोर्ड सीढ़ी में रख देती है और विमल गिर जाता है। ये देखकर मोहित और कमला आग बबूला हो जाते हैं। अरे माथा खराब हो गया है इस लड़की का, इस रंगाई पुताई में सबको मार कर छोड़ेगी। कुछ लोगों ने तारीफ क्या कर दी, पागल ही हो गई है ये तो। आज से तुम्हारे सब काम बंद, ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं करोगे तुम अब से। मोहित विमल यानी कि अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, उम्र होने के कारण इन्हें पैर में दर्द हो रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। पर अब से शीतल गुमसुम सी रहने लगती है। महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन शीतल को एक कॉल आता है। क्या आप शीतल अग्रवाल बात कर रही हैं? जी हाँ। आपकी पेंटिंग को नेशनल लेवल पर पसंद किया गया है, इसीलिए अगले हफ्ते आपको अवार्ड दिया जाएगा और इनाम के 50 लाख भी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये खबर सुनकर शीतल को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अगली सुबह ये खबर अखबारों में आ जाती है। न्यूज़ देखकर मोहित शर्मिंदा महसूस करता है और शीतल से कहता है, शीतल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कला को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें हर वक्त सपोर्ट करूंगा और अगले हफ्ते अवार्ड लेने तुम जरूर जाओगी। कोई बात नहीं मोहित, मैं तुम्हारे हालात समझ सकती हूँ। मोहित शीतल को अवार्ड दिलाने ले जाता है और इनाम के पैसे से शीतल अपना बहुत बड़ा दुकान खोल लेती है। अब मोहित भी शीतल के साथ उसकी दुकान पर बैठा करता है। शुरू से ही इमोशनल और सबको दिल से मानने वाली पारुल की शादी विवेक से होती है। क्या है यार, शादी के वक्त तो तुम दुबली हो गई थी, लेकिन शादी के 2 साल में ही फिर फूलकर गुप्पा हो गई हो। पारुल के साथ अब विवेक का व्यवहार बदल गया। सास ससुर भी बिना बात के ताने देते। अरे 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, निकल यहां से। विवेक का भी सहारा पारुल को नहीं मिलता है। लेकिन जिस विवेक से पारुल को तलाक के एवज में 18 लाख मिले होते हैं, वो पारुल एक दिन, इंस्पेक्टर साहब मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। जी मैडम, क्या हुआ? चीटिंग, एक लड़के ने मेरे 6 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस वाला पारुल को ऊपर से नीचे तक देखता है। मामला क्या है, विस्तार से बताइए। पारुल फिर जो बताना शुरू करती है, उसके बाद इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। मेरे पति ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। शादी के 3 साल में ही मेरा तलाक हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे एक भी पैसा लूं, लेकिन वकील और मेरे माता पिता ने उनसे 18 लाख की रकम ली। फिर क्या हुआ? क्या वो पैसे उसने वापस ले लिए? नहीं, उन्होंने तो उसके बाद मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर? किसी डेटिंग साइट से मुझे आनंद नाम का एक लड़का मिला। उसके साथ मुझे लगा कि मैं दोबारा जिंदगी बना सकती हूँ। वो मेरी केयर करता, मेरी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता और मेरा साथ देता। अच्छा, क्या उसने तुम्हें शादी करने का झांसा दिया था? हाँ, वो भी तलाकशुदा था। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसकी एक बेटी है, लेकिन फिर पता चला कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक आम इलाके में वो बीवी और बच्चियों के साथ ही रहता है। तो आपसे इमोशनली फ्रॉड कर उसने पैसे ऐंठे? जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे ना वो। मैं बस किसी भी हालत में अपने पैसे वापस चाहती हूँ, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। ठीक है। पुलिस आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाकर सारी पूछताछ करती है, लेकिन आनंद पुलिस वालों को ये यकीन दिला देता है कि पारुल ने उसे कोई पैसे दिए ही नहीं, बल्कि वो तो उस पर बीवी को छोड़ने का दबाव बना रही थी और ना मानने पर पारुल ने ये झूठा केस डाला है। क्या मैडम, फोकट में पुलिस का वक्त खराब कर रही हैं? कोई शादीशुदा क्यों अपनी बीवी छोड़ेगा?
अब आपकी शादी टूटी तो मतलब सबकी तो नहीं टूट सकती ना। पारुल को पुलिस वाले के मुंह से ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी सहेली झनक, जो कि वकील थी, उससे कांटेक्ट करती है। झनक, मैं क्या करूं? मैं कैसे पुलिस को यकीन दिलाऊं कि आनंद ने मेरे साथ ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक चीट किया है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वो मुझे खाली कर गया है। अब वक्त झनक का था। देख पारुल, ऐसे तो किसी को भी बिना सोचे समझे पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अब जब तूने ये कदम उठा ही लिया है, मुझे ये बता, तूने कब कब पैसे दिए और कितने? क्या कहीं कोई सबूत है? पारुल कुछ सोचती है। 3 बार तो बैंक में ट्रांसफर और 2 बार गूगल पे। क्या इन सब के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बैंक से सब निकाल लाऊंगी। अगले दिन पारुल सारी स्टेटमेंट झनक के सामने रखती है और वो व्हाट्सएप की चैट भी दिखाती है, जिसमें कई बार आनंद ने ये बात कबूली थी कि वो उसके पूरे 6 लाख जल्द ही देगा। झनक अब पूरा केस लेकर पुलिस के पास जाती है और मामले को क्राइम एक्ट के तहत पूरे सबूत के साथ दर्ज करा आनंद की गिरफ्तारी की मांग करती है। पुलिस आनंद को लेने जैसे ही उसके घर जाता है, उसका सारा मामला बीवी और बच्चों के सामने खुल जाता है। पुलिस स्टेशन में पारुल को देखकर आनंद भड़क जाता है। ओह, तो बहुत होशियार बन रही हो तुम। ये झनक है ना तुम्हारी बचपन की सहेली? बताऊं सबको तुम्हारे बारे में? सब है मेरे पास, वो फोटो, वो वीडियो, तेरे भाई का नंबर भी है। 6 लाख क्या, अब 1 रुपया भी निकाल कर दिखा दे। वो पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। क्यों चिल्ला रहा है? अब तो सारे सबूत है तेरे खिलाफ। ऊपर से यहां चिल्ला चिल्ला कर तूने खुद को तो गड्ढे में धकेल दिया है। जल्दी बता, लड़की के पैसे लौट आता है या फिर? आनंद डर जाता है। तभी उसकी बीवी और बच्चे पुलिस स्टेशन में आकर पारुल के पैसों का बैग देते हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए, प्लीज उन्हें पुलिस से बचा लीजिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहेंगे? होता भी यही है। पारुल केस वापस ले लेती है, लेकिन उस सबक के साथ कि इमोशनल होकर किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलकर रिश्ते कभी ना बनते हैं और ना ही निभते हैं।